नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का कंटेंट है दोस्तों ऊप्स। जी हां, मैं आज आपको इस वीडियो में वो कंटेंट बताने वाला हूं जिस कंटेंट के बारे में बहुत सारे लोगों ने आपको यूट्यूब पर बताया होगा, लेकिन शायद इतना डिटेल में किसी ने भी इस पर बात नहीं की और शायद करेगा भी नहीं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की डिटेल एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। जी हां, अब मैं आज आपको इस वीडियो में ऊप्स के बारे में बहुत अच्छी क्लैरिटी दूंगा। भाई, इससे पहले मैंने ऊप्स के ऊपर एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, और अगर आप ऊप्स के बारे में जानते नहीं हैं और आपको डर लग रहा है ऊप्स से, तो भैया आप लोग को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट की बिल्कुल 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 डिटेल जानकारी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और वीडियो को काफी इंटरेस्ट के साथ देखिए, बहुत सीरियसली देखिए और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर नहीं हुआ ना, तो दोस्तों मैं आप लोगों को, भाई जो नाम रखना हो ना आप कमेंट सेक्शन में रख लेना मेरा, लेकिन ये कंटेंट आपको क्लियर करके रहूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको इस कंटेंट के हर उस फेस के बारे में बताते हैं जो शायद लोग नहीं बता रहे। और YouTube पर फ्री में कंटेंट देना आई थिंक लोगों ने बंद कर दिया है ना। चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं ये बहुत बढ़िया कंटेंट। चलिए तो शुरू करते हैं इस कंटेंट के बारे में दोस्तों। अब इस कंटेंट की क्लैरिटी के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पाइथन में लिस्ट का इस्तेमाल आप कैसे करते थे। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक स्टूडेंट है और एक और स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 और 2। नॉर्मली दोस्तों आप पाइथन की लिस्ट का इस्तेमाल करते हो अपने काम को करने के लिए। लेट्स सपोज आपको एक स्टूडेंट की डिटेल्स अगर अपने डेटा में रखनी है और वो लिस्ट फॉर्म में रखनी है। यहां पर मैंने नेम और ग्रेड नाम की दो डिटेल्स रखी हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैंने यहां पे नेम रख दिया और उनका ग्रेड डिटेल्स भी रख दिया है। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है, आपको ये पता चल चुका होगा। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि दो स्टूडेंट की ये डिटेल तो मैंने यहां एंटर कर दी है और जैसे ही मैं इसे प्रिंट लेता हूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, तो इसका एक बार प्रिंट लेकर देखते हैं। तो जैसे ही मैं इसका प्रिंट लूंगा तो आप एक चीज नोटिस करिए, इसका आंसर आपको मिल चुका है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इसे क्यों बता रहा हूं, क्या जरूरत है लिस्ट को बताने की। तो चलिए अब आपको एक समस्या की तरफ लेकर चलता हूं। इस जवाब को करने का एक तरीका यह था, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि भाई इसमें आप इस तरह से भी डिलीवरी कर सकते हैं, यानी आप लोग प्रिंट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, भाई प्रिंट करने का एक अच्छा तरीका यह भी होता है। जी हां, बहुत सिंपल तरीका आप लोग जानते हैं। क्या आप लोगों ने एफ स्ट्रिंग के बारे में कभी सुना है? नहीं सुना तो हम लोगों ने प्रिंट के ऊपर बहुत डिटेल वीडियो 35 मिनट का बना रखा है। और अगर आपको प्रिंट के बारे में वो जानकारी नहीं है ना, तो भाई उस 35 मिनट के वीडियो को आप देख लें, आपको प्रिंट का हर एक स्टेप समझ में आ जाएगा। और बेसिकली ये स्टेप क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो में भी आपको क्लैरिटी मिल ही जाएगी। चलिए मान लीजिए कि आप लोगों ने एक एज यहां पर डिफाइन की, दैट इज 35। ओके, अब आप चाहते हैं कि आप इसे प्रिंट में डिफाइन करें, तो आप क्या लिखेंगे, आप यहां पर एफ स्ट्रिंग यानी फॉर्मेट करेंगे अपनी स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग के अंदर आपने एक मैसेज लिखा कि भाई आपके पास द एज ऑफ रवि जो है वो क्या है, और एज को जो आपने स्पेसिफाई किया है ये आपने करली ब्रैकेट में स्पेसिफाई किया। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है, याद रखिएगा कोई भी वेरिएबल जो ऊपर से आप लेकर आ रहे हैं उसे आप करली ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर सकते हैं। और जैसे ही ये आप करते हैं और रिजल्ट देखिए दोस्तों क्या आने वाला है। रिजल्ट अगर आप देखें तो यहां पर आपको रिजल्ट मिल रहा है द 35। ओ जैसे आप लिखेंगे वैसे रवि एज, या आप जिस तरह से लिखना चाहें आप अपना प्रिंट मैसेज वैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल ट्रिक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके दो वेरिएबल्स ऊपर से आ रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं आपको कि भैया अगर आपके पास दो वेरिएबल्स ऊपर से उठकर आ रहे हैं, एक कॉस्ट आ रहा है और एक क्वांटिटी आ रहा है, और अगर आप एक मैसेज बनाना चाहते हैं तो मैसेज किस तरह से बनाएं। भाई आप मान लीजिए आपने मैसेज बनाया और मैसेज इस तरह से अगर बनाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर यह सोचना होगा कि भाई कहां पर आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहां पर आपको कॉमा लगाना है, कहां पर आपको सिंगल कोट लगाना है, कहां पर आपको कोट को क्लोज करना है और कहां पर आपको कॉमा लगाना है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। और अगर आप एक अच्छा प्रिंट स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन एफ स्ट्रिंग अगर आप यूज करते हैं तो आपकी स्टेटमेंट बहुत सिंपल और क्लैरिफाई हो जाती है। कैसे? अगर आप देखें तो एफ स्ट्रिंग में मैंने स्टार्टिंग में एफ लिख दिया है और सिंपल सी बात है, जितना भी स्ट्रिंग है यानी जितना भी डेटा मैं टेक्स्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूं उसे मैंने एक डबल कोट के अंदर डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि डबल कोट मैंने यहां पे स्टार्ट किया था और डबल कोट को मैंने यहां पे एंड कर दिया है। इसका मतलब आप इसके बीच में जितना भी कंटेंट लिखेंगे वो सारा का सारा आपका एक टेक्स्ट हो जाएगा, और टेक्स्ट को आप फॉर्मेट कर रहे हैं क्योंकि आपने स्टार्टिंग में लगा दिया है एफ,
ठीक है। और आप इसके अंदर करली ब्रैकेट में अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर आपके पास वेरिएबल एक ये वाला है जो आपने डिफाइन किया है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एक वेरिएबल है जो आपने यहां से डिफाइन किया है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत सिंपल है ना। और दूसरा वेरिएबल आप लोगों ने यहां से डिफाइन किया है दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका है, यानी प्रिंट लेने का ये एक अच्छा मेथड हो सकता है। आई थिंक आपको प्रिंट समझ में आ चुका होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऊप्स पढ़ाते पढ़ाते मैं प्रिंट क्यों समझाने लग गया। भाई मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ये प्रिंट, क्योंकि अभी मैं एक बेस्ट तरीका आपको दिखाने वाला हूं ऊप्स के अंदर ही, और वो है इस मेथड को यूज करना दोस्तों। इसीलिए ये वीडियो लंबी होगी, क्योंकि आप लोगों को कंटेंट की डिटेल नॉलेज देने के लिए इसके हर पॉइंट को मुझे बताना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, तो चलिए बात करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट की। अब दोस्तों आप लोग ये बात तो समझ ही गए कि भैया एफ स्ट्रिंग एक तरीका है जिससे आपका प्रिंट बहुत बेहतरीन हो जाता है। अब आपको प्रिंट बेहतरीन बनाना आ गया, तो अगर मैं आपसे अब ये कहूं कि आप स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 के जो नेम है, मतलब उनकी एक डिटेल को मुझे एक प्रिंट मैसेज में डालकर दे दो, तो क्या अब आप बेहतर प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं? जी हां, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर आप चेक करिए, तो ये आपका प्लेस है और ये आपका सेकंड प्लेस है, यानी इसको लिस्ट का आप फर्स्ट वैल्यू कह सकते हैं। अब लिस्ट का फर्स्ट वैल्यू एक्चुअली में क्या होता है, जरा मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं। भाई आप ये जानते हैं कि लिस्ट के अंदर एलिमेंट 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 0 एलिमेंट हो गया और ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया। स्टूडेंट 1 में आपके पास 2 एलिमेंट है, दैट इज 0 एंड दैट इज 1। ओके सर, अब अगर आप यहां पर एक एफ स्ट्रिंग फंक्शन बनाते हैं, यानी आप लोग एक फॉर्मेट करते हैं अपनी स्ट्रिंग को, तो आप स्ट्रिंग में क्या मैसेज लिखेंगे? भाई आपको सबसे पहले लिखना क्या है ये आपको सोचना पड़ेगा। तो आपने लिखना क्या है भाई? आपने लिखना है कि अभिषेक इज इन क्लास 10th, आपको ये लिखना है। तो इस मैसेज को बनाने के लिए आप क्या करेंगे भाई? आप अभिषेक की जगह पर यहां पर ये नाम लिख देंगे कि स्टूडेंट 1 का आप 0 एलिमेंट एक्सेस करने वाले हैं, दैट इज वेरी सिंपल। और आप ये कह रहे हैं कि भैया इज इन क्लास स्टूडेंट 1 का एलिमेंट 1 एक्सेस कर दो, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। और जब ये प्रिंट होगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा दोस्तों, बहुत सिंपल है। और इसी स्टेटमेंट को मैंने स्टूडेंट 2 के लिए भी अप्लाई कर दिया और आप चेक करिए ये मेरा स्टेटमेंट 2 बन गया। अब ये देखने में तो काफी अमेजिंग लग रहा है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आप ऊप्स का इस्तेमाल करेंगे क्यों? जब इतना प्यारा काम आप कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा सा प्रिंट स्टेटमेंट आपने निकाल लिया है, तो ऊप्स की अब जरूरत क्या है, ये आप सोच रहे हैं ना? जी हां, मैं भी यही सोच रहा था। तो अब मैं आपको यह जानकारी देने जा रहा हूं कि भैया ऊप्स की नीड क्या है। तो लेट्स सी दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट, 50 नहीं 500 स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो आपको चढ़ाना है। और अब आप सोचिए दोस्तों कि आपको 500 स्टूडेंट का रिकॉर्ड चढ़ाने के लिए अगर आपको कोई ये कह दे कि भैया इस तरह के प्रिंट स्टेटमेंट आप बनाकर दे दीजिए हर एक स्टूडेंट के लिए, तो आप सोचिए दोस्तों, आप 1 के लिए बनाएंगे, 2 के लिए बनाएंगे, चलिए कल को 3 के लिए भी बना लेंगे, 4 के लिए भी बना लेंगे, इवन दो आप 10 के लिए भी बना लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं ये 500 के लिए बना के दे दीजिए, तो क्या आपका जवाब रहेगा कि 500 के लिए सेम प्रिंट स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी? और दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? आपको यहां पर एक समस्या देखने को मिलेगी, भाई 500 स्टूडेंट के रिकॉर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे। ओ माय गॉड, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। साथ में अगर कोई ये कह दे कि भैया 500 स्टूडेंट में से ना आप एक काम करिए, किसी के नाम में गलती है या किसी का ग्रेड गलत है वो डाल दीजिए, और फिर अगर किसी ने ऐसा बोल दिया तो भैया मेरे को तो बहुत गुस्सा आएगा। क्या आपको आएगा? जी हां बिल्कुल आएगा यार। एक तो फालतू में इतना टाइम लगा रिकॉर्ड को डालने में, और अब आप कह रहे हो उसे अपडेट करना है, भाई बहुत मुश्किल है। और अगर आपको ये कोई कह दे कि भैया वैल्यू एक्सेस करके बताओ, तो बड़ी समस्या हो जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि भाई वैल्यू एक्सेस करते समय आप लोगों को यहां पर एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि आपने उसका नाम लिखा तो कौन से प्लेस पर लिखा। क्या आप लोगों को पता है? नहीं, यहां पर टाइम लगेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं। मान लो कि आपने अपने लिस्ट के अंदर सबसे पहले नाम बताया, फिर क्लास बताया, फिर ग्रेड बताया, फिर जेंडर बताया, फिर उसके बाद मान लीजिए आपने मार्क्स बता दिए। तो आप सोचिए ना, आपने इतने सारे एलिमेंट बता रखे हैं, और अब आप सोचिए आपको क्या ये याद रहेगा कि ये कौन से प्लेस पर है? आई थिंक आपको याद नहीं रहेगा। और ये एक स्टूडेंट के लिए नहीं है भाई, ये सारे के सारे 500 स्टूडेंट के लिए। तो 500 स्टूडेंट्स में आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपको थर्ड एलिमेंट किसी का चेंज करना पड़े, किसी का फर्स्ट एलिमेंट चेंज करना पड़े, किसी का फोर्थ एलिमेंट चेंज करना पड़े? तो यू डोंट नो दैट, इट इज नॉट पॉसिबल भाई। और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम आपका खर्च हो जाएगा, है ना? समझ गए मेरी बात? ओके, हाँ समझ गए सर। चलिए अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसे। दोस्तों हाउ टू आइडेंटिफाई, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि 0 इंडेक्स पर क्या है, भाई फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है, आप ये कैसे क्लासिफाई करेंगे, और ये कैसे पता करेंगे अगर कोई अदर डिटेल भी उसके अंदर डाल दी जाए
तो भैया फिर तो और दिक्कत हो जाएगी। लेट सपोज मान लीजिए किसी की डिटेल्स के अंदर अभी फादर नेम भी डाल दिया आपने, मदर ऑक्यूपेशन भी डाल दिया, फीस पेड भी डाल दिया, सेक्शन भी डाल दिया, क्लास भी डाल दी, सब्जेक्ट के मार्क्स भी डाल दिए, टीचर का नाम भी डाल दिया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने उसके अंदर कर दी है एंटर। तो बच्चों बताइए ना, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इस अबव प्रोग्रामिंग में जो मैं कर रहा था उसमें बड़ी दिक्कत होने वाली है? आई थिंक अब ये प्रोग्रामिंग आपके लिए काम नहीं करेगी, यानी अब आप पाइथन का यूज तो नहीं कर पाएंगे जो एक पुरानी यानी ट्रेडिशनल अप्रोच थी। जी हां, और ट्रेडिशनल अप्रोच का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो भैया आप तो फंस जाने वाले हैं। तो मैं अब आपसे ये कहना चाहूंगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच को भूल जाइए, क्योंकि अब आपको इस प्रोग्रामिंग को नए अप्रोच के साथ करना है। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम आप लोगों को यहां पे देखने को मिल सकती है, वो ये है कि डिटेल्स शो इन द अबव प्रोग्राम पाइथन ट्रीट लाइक अ वेरिएबल सॉर्टिंग द लिस्ट। भाई सिंपल सी बात है, पाइथन जो है अपने डेटा को स्टोर कैसे कर रहा है, वो एक लिस्ट की तरह स्टोर कर रहा है और वो काम नहीं कर पा रहा। बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड, वो ये कभी नहीं समझ पा रहा कि भाई पाइथन कहता कि स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 एक्चुअली सेम तो है। हाँ, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है भाई, क्योंकि स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 की सेम ही इंफॉर्मेशन तो आप एंटर कर रहे हो। तो भैया ये दोनों डेटा रिलेटेड तो है ना? हाँ बिल्कुल रिलेटेड है, लेकिन ये बात पाइथन को समझ ही नहीं आ रही। ओ हाँ भाई, ये बात तो पाइथन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और अगर कोई चाहता है कि वो स्टूडेंट 3 की डिटेल मेंशन करे और उसके अंदर सिर्फ नाम ही डालना चाहे, तो भैया ये एक समस्या क्रिएट हो जाएगी कि भाई पाइथन को तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसने कहा कि स्टूडेंट 3 में आप नाम कैसे डाल सकते हो? आप तो स्टूडेंट 1 और 2 में 3 डिटेल डाल रहे थे, अब आप स्टूडेंट 3 के अंदर एक डिटेल डाल रहे हो। ये क्या बात हुई? आपने कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया, किसी में आप 2 डिटेल डाल रहे हो, किसी की 4 डिटेल डाल रहे हो, किसी की 10 डिटेल डाल रहे हो। भैया ये क्या है? इट्स नॉट लॉजिकल, यानी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक्स नहीं होते भाई, सीधी सी बात है। और अगर कुछ मुझे कोई ये कह दे कि भैया एक काम करो, आप स्टूडेंट 1 के अंदर ना ए यानी उसका एक सेक्शन भी ऐड कर दो, सेक्शन यानी वो किस सेक्शन में पढ़ा है ये भी ऐड कर दो, तो भैया क्या आप लोग ऐड करोगे? जी हां, कर तो देंगे, लेकिन यार यहां पर ये चीज ऐड करने के बाद उसके बाद हमें और प्रॉब्लम होने वाली है। क्या? ऐड तो कर दिया, अपेंड फंक्शन के थ्रू हमने इसे ऐड भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे भी हमारी समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि ये प्रोसेस मुझे सारे के सारे डेटा में करना है। भाई ये एक दिक्कत वाली बात है ना। तो अब ये बात तो आप समझ गए कि भैया आपको क्यों इस्तेमाल करना है ऊप्स को। अगर मान लीजिए वी वांट द सेम फॉर ईच स्टूडेंट, मतलब हमें हर एक स्टूडेंट के लिए प्रिंट स्टेटमेंट बनाना हो नेम एज क्लास का, तो भैया हर एक स्टूडेंट के लिए ये करना पड़ेगा। सोच सकते हो आप, हाँ भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो अगर कोई ऊप्स का इस्तेमाल करे तो क्या ये काम आसान हो जाएगा? जी हां, हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो लेट्स सी, सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए मैंने लिखा है ऊप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट को। फिलहाल अभी तक जो बकवास मैं कर रहा था उस बकवास का मतलब था ऊप्स के बारे में जानकारी देना। तो अगर ये बकवास आप लोगों को बहुत अच्छी ना लगी हो, वीडियो को यहां से स्किप कर सकते हैं, बट हां इस बकवास का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंट था इस सेक्शन के साथ जो मैं अब बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वाला सेक्शन। तो इस सेक्शन में ऊप्स को इस्तेमाल करना देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊप्स बनाने के लिए हमें यहां पर एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। अब दोस्तों आप यहां पर नोटिस करिए, जब मैं क्लास बना रहा हूं तो क्लास का नाम मैंने क्या दिया? स्टूडेंट नाम से। ठीक है, समझ गए आप लोग? स्टूडेंट नाम से मैंने क्लास बना दी है और इसे लिख दिया है पास। अब पास का क्या मतलब है दोस्तों? पास का सिंपल सा मतलब यह है कि अभी ये क्लास अधूरी है, इस क्लास को मैं अभी इनकम्प्लीट मान रहा हूं, मुझे अभी नहीं पता है कि इस क्लास के अंदर कौन सा डेटा मैं एंटर करूंगा। ठीक है, मुझे नहीं पता है। और दोस्तों एक और बात मैं बताना चाहूंगा, बहुत बड़ी बात है जो कि आपको समझनी चाहिए, वो ये है, लेट सपोज आप लोग यहां पर 2 लोग काम कर रहे हैं। एक काम करता है लॉजिक वाले डेटा पर, ध्यान से समझिएगा, एक पर्सन काम करता है लॉजिक वाले डेटा पर, ठीक है, और एक पर्सन काम करता है यहां लॉजिक पर नहीं, उसका काम होता है लॉगिन वाले डेटा पर, या इसका काम होता है डेटास के साथ। ठीक है, इसका काम डेटाबेस को हैंडल करना होता है। समझ गए मेरी बात? अब जिस पर्सन को लॉजिक लिखना है उसे पता है कि लॉजिक क्या लिखना है। ठीक है, तो ये पर्सन सारे लॉजिक्स लिखता है। लेट्स सपोज इसने कोई लॉजिक लिखा और उस लॉजिक के अंदर कोई फंक्शन बनाया, जिस फंक्शन से एक रिजल्ट आया कि डिस्काउंट की वैल्यू आपकी 250 है। ओके, 250 निकल कर आई। अब ए को क्या करना है? डेटाबेस पर काम करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ए को डेटाबेस के साथ काम करना है। अब ए 250 रुपए जो आंसर उसे डिस्काउंट का मिला है वो यूज करना चाहता है, लेकिन वो ये सारे काम नहीं करना चाहता जो लॉजिक बी ने लिखे वो ए भी लिखे। इसीलिए हम ऊप्स कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भैया ऊप्स कॉन्सेप्ट में बी के लिखे हुए लॉजिक का इस्तेमाल ए कर लेगा
और ए को दोबारा वो लॉजिक्स नहीं लिखने पड़ेंगे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है ना, बी को लॉजिक लिखना आता है, वो लॉजिक पर ज्यादा अच्छा काम करता है, लेकिन ए जो है वो डेटा पे ज्यादा अच्छा काम करता है, वो डेटाबेस के साथ कैलकुलेशन बहुत अच्छी करता है, लेकिन लॉजिक के बारे में वो कोई जानकारी नहीं रखता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पर्सन के काम को अलग अलग पर्सन को हैंडल कर देते हैं, भाई दे देते हैं, और वो अपने काम को आसान बनाने के लिए अलग अलग फॉर्मूले बना देते हैं। जी हां, अपने काम को करवाने के लिए अलग अलग फॉर्मूले जी डिफाइन कर देते हैं अलग अलग फंक्शन। अगर आप लोगों ने फंक्शन के बारे में जानकारी नहीं ली है तो पिछले वीडियो में मैंने फंक्शन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, वो जरूर जाकर देखिएगा। फंक्शन बनाना सिखाता है भाई बी, ठीक है। बी सारे के सारे वो फंक्शन बना देता है, जैसे इफ का फंक्शन उसने बना दिया, या उसने एंड का फंक्शन प्रिपेयर कर दिया, या उसने और के लिए कोई कंडीशन प्रिपेयर कर दी, ठीक है, या उसने किसी भी तरह के लॉजिक सारे के सारे लिख दिए। अब भाई क्या कर रहा है, ए इन लॉजिक्स का इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ, और इनके अंदर आई हुई वैल्यू का यूज कर रहा है अपने डेटाबेस के अंदर। दैट्स वेरी सिंपल। आप शायद समझ चुके होंगे कि क्यों पाइथन में ऊप्स की जरूरत है। ऊप्स की जरूरत इसीलिए पड़ती है बिकॉज हम चाहते हैं कि हम किसी और के बनाए हुए फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकें और हमें उसकी सारे के सारे प्रोग्राम्स को दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हमें करना पड़ जाएगा तो भैया ए को लगेगा बहुत ज्यादा टाइम, और सिर्फ ए को ही नहीं बी को भी भाई काम ज्यादा करना पड़ेगा। कई बार बी को डेटाबेस की जरूरत पड़ जाती है और वो डेटाबेस उठाना चाहता है तो उसे पता ही नहीं कि डेटाबेस को उठाते कैसे हैं, ठीक है। तो डेटाबेस पर लिखे हुए लॉजिक किसने लिखे हैं, सारे के सारे लॉजिक्स ए ने लिखे हैं। तो भैया अब बी क्या करेगा, बी इस्तेमाल करेगा ए के लिखे हुए काम को, ठीक है, ए के लिखे हुए फंक्शंस को वो यूज करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ऊप्स कहते हैं, जहां पर ए बी सी हर तरह के पर्सन इन्वॉल्व होते हैं और वो अपना अपना लॉजिक, अपने अपने कंडीशन, अपनी अपनी लर्निंग लिख देते हैं। किसी ने एमएल से रिलेटेड काम लिखा तो किसी ने प्रोग्रामिंग में डीएल से रिलेटेड, डीप लर्निंग से रिलेटेड सारे के सारे फंक्शन बनाए, किसी ने लॉजिक बिल्डिंग से रिलेटेड फंक्शन बनाए तो किसी ने डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शन प्रिपेयर किए, ठीक है। तो भाई जो भी अलग अलग फंक्शन प्रिपेयर कर रहा है, बस क्या कर रहे हैं हम लोग, एक दूसरे के फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भैया एक दूसरा व्यक्ति हमारे फंक्शंस को लिख रहा है, हम बस उसे एक्सेस करना चाहते हैं, हम वो दोबारा से नहीं लिखना चाहते, तो बस इसीलिए हम लोग ऊप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ गए आप लोग? चलिए अब बात करते हैं काम की। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट को। तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं मान लीजिए कि मैं एक क्लास का कोडर हूं, लेट सपोज मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे ना, अभिषेक है, ठीक है। तो मैं एक कोडर हूं और मैंने क्या किया, मैंने अपने काम के लिए एक स्टूडेंट नाम का क्लास बना लिया, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल, मैंने स्टूडेंट नाम का क्लास बना लिया, ओके। और इसके अंदर अभी मेरे को किसी ने नहीं बताया कि आपको क्या क्या रखना है, तो मैंने क्या कहा, भैया अभी ये क्लास बनी तो है लेकिन इसके अंदर मैं पास कर देता हूं। पास मींस अभी ये कंटेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जैसे ही कंटेंट आ जाएगा मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। दैट्स वेरी सिंपल, ओके। नाउ अब मैं क्या करूंगा, नाउ द नेक्स्ट थिंग ये है कि स्टूडेंट नाम की क्लास, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, स्टूडेंट नाम की क्लास मेरे लिए एक फंक्शन की तरह काम करेगी। और आप ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर आप लोग फंक्शन को यूज करते हैं तो भाई फंक्शन ब्रैकेट में होते हैं। जी हां, आप लोगों को पता होगा, अगर आपने पाइथन में इंट का इस्तेमाल किया है तो इंट एक फंक्शन है जो कि आप इस तरह से यूज करते हैं, इंट के ब्रैकेट में किसी चीज को रखते हैं। जी हां, और अगर आपने स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया है तो स्ट्रिंग के ब्रैकेट में किसी चीज को रखते हैं, सेम। और अगर आप पाइथन में लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो लिस्ट भी एक फंक्शन है, तो इसे भी ब्रैकेट में रखते हैं। अगर आपने पाइथन में इनपुट का इस्तेमाल किया है तो इनपुट भी एक फंक्शन है जिसे ब्रैकेट में रखते हैं। तो इसका मतलब जो भी चीज फंक्शन में होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके फंक्शन का नाम और फिर उसके बाद उसका ब्रैकेट, दैट्स इट। तो आप ये देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं आप लोगों को। यहां पर मैंने स्टूडेंट को रखा है और स्टूडेंट को फंक्शन ही मान लिया है ना, देख रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि अभी स्टूडेंट के अंदर कुछ लिखा नहीं है, तो स्टूडेंट एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है। दैट्स वेरी सिंपल। और मैंने क्या किया, क्योंकि फंक्शन को मैं डायरेक्ट कॉल नहीं कर पा रहा, इसलिए क्योंकि फंक्शन के अंदर अभी कुछ है नहीं ना, तो कॉल कैसे करूंगा? समझ रहे मेरी बात? अभी देखिए, मैं यहां पर एक चीज दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। एक्सेल आपको यूज करना आता है ना, चलिए एक बार एक्सेल पे दिखाता हूं। मैं आपको यहां पर जानकारी देना चाहता हूं और इससे आप बहुत बखूबी समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। दोस्तों यहां पे देखिए, आप लोगों ने कभी एक्सेल में एक फंक्शन देखा जिसका नाम है टुडे? हाँ देखा होगा सर। और अगर आपने यूज किया है तो आप देखिए दोस्तों, इस फंक्शन का कोई सिंटेक्स नहीं है। सिंटेक्स मींस क्या होता है सर? अब आप सोच रहे होंगे कोई बात नहीं, आपको जानकारी नहीं है तो भैया पिछला वीडियो जाकर देखिए, पैरामीटर से रिलेटेड है, फंक्शन से रिलेटेड है, पूरी जानकारी दी है कि भैया पैरामीटर्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं। भैया बहुत जरूरी है, आप लोगों को पहले ये लॉजिक, आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी ये वीडियो आपके काम आएगा।
तो चलिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों ने देखा कि भैया इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने इसे एंटर किया तो ये डेटा दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन मैं लिखता हूं जिसके अंदर पैरामीटर गिवन है, जैसे इफ मैंने लिखा। अब आप चेक करिए, इफ के अंदर पैरामीटर्स गिवन है, लेकिन अगर मैं इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दूं तो ये मेरे को एरर देना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने इसके अंदर दिए हुए पैरामीटर्स नहीं दिए। भाई इफ फंक्शन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट बनाएं और खोलें और ब्रैकेट को खोलकर बंद कर दें, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि इफ फंक्शन के अंदर पैरामीटर दिए हुए हैं। आपको लॉजिक टेस्ट देना पड़ेगा, आपको ट्रू वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी ये एंटर करने की परमिशन अलाउ करेगा। समझ गए मेरी बात? वैसे ही मैं यहां पर बोल रहा हूं कि भैया अभी आपके पास स्टूडेंट नाम का जो फंक्शन है वो फंक्शन तो है, लेकिन इसके अंदर अभी कोई पैरामीटर नहीं है दोस्तों। समझ गए मेरी बात? तो पैरामीटर नहीं है, ओके, दैट्स वेरी सिंपल। और अगर मैं इसे अभी रन करता हूं तो आप देखिए क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पैरामीटर को अगर आप डायरेक्टली कॉल करते हैं, लेट्स सपोज मैं अभी इसको ऐसे रखता हूं, ठीक है, और इसको मैं अभी के लिए कमेंट बना देता हूं, और आप देखिए अभी मैं इस सेक्शन को रन करता हूं तो ये देखिए रन हो रहा है, बिकॉज स्टूडेंट नाम का फंक्शन एक फंक्शन है जिसको मैंने स्टूडेंट 1 के अंदर रख दिया है। वेरी सिंपल। और स्टूडेंट 1 को मैंने प्रिंट करवा दिया। इसके अंदर कोई भी डेटा ना होने की वजह से इसने मुझे बोल दिया कि भैया आप जो है इसके अंदर जो डेटा रख रहे हैं वो एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट को आपने स्टोर कर दिया है किसके अंदर? स्टूडेंट 1 के अंदर। और अभी ऑब्जेक्ट है लेकिन वो ऑब्जेक्ट खाली है, तो मैं दिखाऊं क्या, है ना? सीधी सी बात, समझ गए? ओके सर, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। चलिए, इसका मतलब यह है कि आपने अभी एक ढांचा तैयार कर लिया है भाई, टेम्पलेट। अच्छा सर, ये टेम्पलेट क्या होता है? मैंने आपको पिछली, अगर आपने ऊप्स की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा भाई। एग्जांपल ये है कि आपको सबसे पहले एक टेम्पलेट रेडी करना पड़ता है। टेम्पलेट का मतलब क्या है सर? बहुत सिंपल ट्रिक दी थी वहां पर मैंने आपको। एक रिज्यूम बनाना था, मैंने रिज्यूम का एग्जांपल दिया था, और उस रिज्यूम का टेम्पलेट पहले आपके पास होना चाहिए भाई। अगर मान लो मैं अपना रिज्यूम बनाना चाहता हूं तो भैया रिज्यूम बनाने के लिए मेरे पास कुछ अवेलेबल टेम्पलेट्स भी तो होने चाहिए। तो भाई यही काम हम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले अपने टेम्पलेट्स को ना डायरेक्टली एक वेरिएबल में डाल दिया। दैट्स वेरी सिंपल। अब वो टेम्पलेट अभी खाली है, हां मैं जानता हूं उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन भैया पहले आप टेम्पलेट को रखिए तो सही स्टूडेंट 1 में, फिर इसको भरेंगे ना, ठीक है? तो समझ गए आप लोग, टेम्पलेट अभी खाली है, इसीलिए हमने एक रेडीमेड टेम्पलेट बना लिया है। और आप देखिए यहां पे मैंने लाइन लिखी है कि स्टूडेंट रेडी है क्लास के अंदर, और उसके अंदर हम लोग मेमोरी के अंदर एक लोकेशन, सॉरी सिंपल सी बात समझाऊंगा यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊंगा। यहां पर आपने क्या किया है, मेमोरी की लोकेशन बना ली है। अब उस लोकेशन में आप चीजें रखने के लिए तैयार हैं, यानी आपका टेम्पलेट रेडी है। वेरी सिंपल। अब आप उसके अंदर डेटा डालिए और चीजें रखिए, फिर हम उस टेम्पलेट के चीजों को एक्सेस करेंगे। मैं यूज करूंगा या ए? डेफिनेटली भाई, सीधी सी बात है, जो भी लॉजिक आप लिखोगे उसके अंदर, उस टेम्पलेट के अंदर, वो लॉजिक हो सकता है मैं यूज करूं, वो लॉजिक हो सकता है मेरा कोई कलीग यूज करे, हो सकता है मेरा कोई बॉस यूज करे, भैया कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि टेम्पलेट तो ऐसे ही होते हैं ना भाई। अगर आपको रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम बना के बहुत सारे लोगों ने रिज्यूम बना के रखा होगा, उसे मैंने क्या कर दिया, एज ए टेम्पलेट सेव कर लिया। अब जैसे ही कोई पर्सन रिज्यूम बनाना चाहता है तो वो टेम्पलेट को खोलेगा और उसमें एडिटिंग कर लेगा, है ना? यही चीज समझ गए ना? तो ये एग्जांपल मैंने पहले ही दे दिया था आप लोगों को ऊप्स की फर्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप बड़ा सिंपल सा है कि भैया ऊप्स के अंदर आप लोग ये देखिए कि मैंने क्लास बना दिया। वापस से मैं उसे दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई और उसके अंदर दोस्तों 2 वेरिएबल रख दिए हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, मैंने 2 वेरिएबल रख दिए हैं, एक नेम नाम का और दूसरा ग्रेड नाम का वेरिएबल रख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पूरी की पूरी क्लास को ही स्टूडेंट 1 के अंदर रख दूं। तो भैया ठीक है, आप पूरी की पूरी क्लास को उठाइए और फंक्शन बनाकर आप स्टूडेंट 1 के अंदर रख दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, रख दिया। तो इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने स्टूडेंट 1 के अंदर रख दिया है। लेकिन सर अभी स्टूडेंट 1 के अंदर आपने पूरे ऑब्जेक्ट को डाल दिया, पूरी की पूरी क्लास को डाल दिया, तो क्या उसके अंदर के डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो? जी हां, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे करूंगा? बहुत सिंपल ट्रिक है कि आप स्टूडेंट 1 लिखिए और उसके अंदर जो भी डेटा है ना उसको डॉट लगाकर लिख दीजिए। जैसे स्टूडेंट 1 में नेम नाम का एक वेरिएबल है जो मुझे एक्सेस करना है, सेम स्टूडेंट 1 में ग्रेड नाम का एक और वेरिएबल है जो मुझे एक्सेस करना है। ठीक है, अब आपने देखा कि ये दोनों वेरिएबल मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर बना रखे हैं। ठीक है, तो आपने इसे क्या किया, एक्सेस कर लिया। और अब आप देखिए, जैसे ही मैंने इसे एक्सेस किया तो इसने मेरे को एक आंसर दे दिया, रवि 10। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत? आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, नाउ द प्रॉब्लम इज बिग। प्रॉब्लम क्या होगी अगर मान लीजिए मैं यहां पर रवि लिखा है, आपने देखा अभी मैंने ऊपर एक स्टूडेंट बनाया और उसके अंदर रवि लिखा है ना,
दैट्स वेरी सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी, मान लीजिए अभी ये डेटा तो आपने स्टूडेंट 1 का रख दिया, लेकिन तब क्या हो जब इस क्लास को आप स्टूडेंट 2 में भी स्टोर करें, तो भैया अब स्टूडेंट 2 का नाम कहां से आएगा, क्योंकि यहां तो रवि लिखा है। ओके अच्छा सर, अब अगर आप यहां पर ये कर रहे हो कि आपने स्टूडेंट की क्लास को स्टूडेंट 1 में डाल दिया, तो भैया स्टूडेंट 1 तो चल गया, ठीक है, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट की क्लास को स्टूडेंट 2 में डाल दूं तो क्या इनपुट के अंदर रिजल्ट बदल जाएगा? आई थिंक नहीं बदलेगा। और आप भी जानते हैं क्योंकि स्टूडेंट के अंदर तो आपने स्टूडेंट 2 का कोई डिटेल दिया ही नहीं ना, तो भैया कैसे आएगा उसका आंसर? जी हां, सही बात कह रहे हो यार। अगर मैं इसे रन करता हूं तो आंसर तो सेम ही आने वाले हैं। तो भाई आंसर रवि की जगह 10, अब यहां पर मोहन कैसे आएगा या ऋतिक कैसे आएगा, उसकी क्लास कहां से आएगी? क्योंकि हमें तो रवि स्टूडेंट 1 की नहीं स्टूडेंट 2 की भी डिटेल देखनी है। ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो अब ये क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर एक काम करते हैं ना, स्टूडेंट वाला जो ब्रैकेट है वो खाली रखा हुआ है सर आपने, आप एक काम करिए ना, इसके अंदर नेम नाम का आर्ग्यूमेंट लगा दीजिए, है ना, क्योंकि आपको पता तो है ना कि आपका फंक्शन, भाई स्टूडेंट एक फंक्शन भी तो है, और ये फंक्शन है तो भैया इसके अंदर आर्ग्यूमेंट तो हो ही सकते हैं, जैसे एक्सेल में होते हैं। जी हां सर, एक्सेल में जब आप इफ लिखते हैं तो आपको ये तो पता ही है कि जब आप इफ लिखते हैं तो इसके अंदर आपके पास आर्ग्यूमेंट होते हैं। जी हां, वैसे ही हम लोग यहां पर स्टूडेंट लिख रहे हैं तो स्टूडेंट के अंदर भी हम आर्गुमेंट तो बता ही सकते हैं ना। तो मैंने कहा चलिए आपकी बात भी समझ लेते हैं, और आपकी बात को मानते हुए मैंने यहां पर नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और मैंने बोला भैया नेम है राहुल, स्टूडेंट 1 का नेम है राहुल, तो मैंने यहां पर नेम दे दिया भैया राहुल। ओके चलिए अब इसे एक बार रन कर देते हैं, और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा ये मेरे को एरर देगा। क्यों एरर देगा? भैया आप आर्गुमेंट ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपने कहां बोला था क्लास बनाते समय कि आर्गुमेंट होने चाहिए। भाई कहां बोला आपने? कहा आपने हमें बताया क्या? यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या आपने इस क्लास को बनाते समय हमें कुछ बताया था कि आप यहां पर आर्गुमेंट दे सकते हैं, और कौन कौन से आर्गुमेंट दे सकते हैं इसके बारे में कोई जानकारी आपने नहीं दी थी। तो भैया अब आप आर्गुमेंट इस डेटा को कॉल करते समय, यहां पर आप उसको कॉल कर रहे हो ना, तो कॉल करते समय कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते भाई। कॉल करते समय तभी दे सकते हो जब आपने ऊपर स्पेसिफाई किया हो, तभी कॉल करते हुए आप दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके सर, ये बात तो समझ में आ गई कि हम जब तक ऊपर आर्गुमेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक हम नीचे कॉल नहीं कर सकते। आई थिंक अब आपको क्लियर है। तो चलिए अब सीखते हैं कि हम आर्गुमेंट कैसे दे सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। अब दोस्तों बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अब जो है पाइथन का ऊप्स का वो पार्ट आ गया है जिसमें आपको रियलिटी में समझ में आएगा कि ऊप्स कैसे काम करता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई और इसके अंदर एक फंक्शन बनाया। जी हां, डेफ मतलब डिफाइन किया। और डिफाइन क्या किया आपने देखा? मैंने डिफाइन किया इनिट नाम का फंक्शन। इनिट नाम का फंक्शन ये क्या होता है सर? यहां पर मैंने, याद रखिएगा, इनिट बनाना कैसे है, ये एक डबल अंडरस्कोर के साथ फंक्शन होता है जी। ओके, डबल अंडरस्कोर सर ये होता क्या है? आधे से ज्यादा दुनिया ये कहती है कि भैया ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, और इसको बोलते हैं इनिशियलाइजर। अरे भाई ये तो बता दो इनिशियलाइजर होता क्या है और बनाना क्यों है। देखिए भाई, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाइथन के अंदर जब आप ऊप्स कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं तो ऊप्स कॉन्सेप्ट में आपने सबसे पहले क्लास का नाम बताते हैं। जी हां, आपने क्लास का नाम बता दिया कि इसके अंदर आप स्टूडेंट से रिलेटेड सारे के सारे डिटेल्स रखेंगे। तो भैया स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या फंक्शन, क्या क्या चीजें बना सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से समझो यार, इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए। देखिए, मान लीजिए कि आप एक्सेल चला रहे हैं, तो पहले इस एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सेल से समझिए तभी आप क्लियर कर पाएंगे। देखिए, फॉर्मूला टैब आपको पता होगा एक्सेल के अंदर होता है, और एक्सेल के अंदर फॉर्मूला टैब में लॉजिकल नाम का फंक्शन होता है। अब देखिए, लॉजिकल नाम का एक क्लास है, ये समझिए कि लॉजिकल एक क्लास है जिसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शंस है। समझ गए मेरी बात? टेक्स्ट नाम का एक क्लास है और उसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शंस अवेलेबल है। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्लास बनती है और क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, है ना? ये क्लियर? ओके। लेकिन दोस्तों चलिए, बात तो बड़ी सिंपल सी है कि आप एक्सेल में क्लास के अंदर फंक्शंस डालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉजिकल एक क्लास है, फाइनेंशियल एक क्लास है, डेट एंड टाइम एक क्लास है, लुकअप रेफरेंस एक क्लास है, मैथ एंड ट्रिक एक क्लास है, यहां पर स्टैटिस्टिकल एक क्लास है, इंजीनियरिंग एक क्लास है। ये सारी की सारी क्या है? क्लास है।
ओके नाउ अब क्लास के अंदर कोई ना कोई फंक्शन तो होगा ही होगा भाई, जब आप क्लास बना रहे हो। तो आपने क्या किया, पाइथन कहता है कि पाइथन आपको ये बोल रहा है कि भाई आपको क्लास बनानी तो है, लेकिन एक समस्या है जी। समस्या ये है कि आप अपनी पहली क्लास में, मतलब अपना पहला फंक्शन क्लास के अंदर जब सबसे पहला फंक्शन आप बनाओगे, जी हां फर्स्ट फंक्शन, मैं आपको सिंपल बोलूंगा कि आपसे पाइथन ये कहता है कि आप अपनी क्लास में जो फर्स्ट फंक्शन बनाओगे ना, उसका नाम रहेगा इनिट। जी हां, फर्स्ट फंक्शन इनिट रहेगा। अब ये क्यों कहा पाइथन ने, भाई ऊप्स ने ये क्यों कहा कि आप अपनी क्लास के अंदर जब पहला फंक्शन बनाओगे तो वो इनिट रहेगा? बिकॉज रीजन कि आप लोग देखिए, स्टूडेंट एक क्लास है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। लेकिन एक चीज सोचिए दोस्तों, बड़ा सिंपल लॉजिक है। पाई चार्म पे थोड़ा सा पाई चार्म से आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि पाई चार्म में ना एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो एक बार मैं पाई चार्म ओपन कर लूं, फिर आपको मैं बताता हूं कि एक्चुअली मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और इसका क्या रीजन है बिहाइंड दिस। ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें, इस रीजन को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें। अब दोस्तों यहां पर आप एक चीज नोटिस करिए जरा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, यहां पे मैं लिख रहा हूं, लेट्स सपोज मैंने स्ट्रिंग नाम का फंक्शन लिख दिया। ठीक है, अब ये एक क्लास है, देखिए सिंपल सी बात है, इसको मैं कंट्रोल बी के साथ ओपन कर रहा हूं और देखिए दोस्तों ये खुल गया सारा का सारा स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग एक क्लास है, आप देखिए तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर सबसे इनिशियल ऑब्जेक्ट क्या है, ये देखिए इनिशियल दिख रहा है आपको, इनिशियल। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे मेरी बात? देखिए स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है और क्लास है और उसके अंदर इतने सारे फंक्शंस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। देखिए स्ट्रिंग के अंदर कितने सारे फंक्शन बना रखे हैं, है ना? बहुत सिंपल सी बात है। आप लोग को देखिए इज नंबर, इज लोअर, इज डिजिट, इज काफी सारे फंक्शन बना रखे हैं, है ना? ओके नाउ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट तो समझ गए आप लोग, है ना? लेकिन अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, वो इसलिए दोस्तों स्ट्रिंग एक क्लास है, ये तो आपको क्लियर है, लेकिन स्ट्रिंग एक फंक्शन भी तो हो सकता है दोस्तों। क्या बात कर रहे हो? जी हां है, और एक्चुअली में ऐसा है। लेकिन आपको एक चीज की क्लैरिटी लेनी होगी कि स्ट्रिंग एक फंक्शन है तो स्ट्रिंग एक क्लास भी बनाई जा सकती है। स्ट्रिंग क्लास बनाई जा सकती है, क्यों बनाई जा सकती है? आई थिंक अब आप नहीं समझे। चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए रिप्लेस नाम का आप एक फंक्शन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? आप कहते हैं कि रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस एक फंक्शन है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन क्या रिप्लेस एक क्लास बन सकती है? सोच के देखिए दोस्तों, क्या रिप्लेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं? नहीं। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो रिप्लेस से मिलते जुलते हैं? आई थिंक नहीं। तो रिप्लेस एक क्लास नहीं बन सकता दोस्तों, यह बात समझ लीजिए। जी हां, यही बोल रहा हूं मैं आपसे, भैया स्ट्रिंग एक क्लास है और स्ट्रिंग एक फंक्शन भी है। क्यों? एज अ फंक्शन मैं इसे यूज कर रहा हूं और एज अ क्लास मैं इसे इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। कौन सा? सर स्ट्रिंग को हम टेक्स्ट बोलते हैं ना, तो टेक्स्ट अपर भी हो सकता है, टेक्स्ट लोअर भी हो सकता है, टेक्स्ट कैपिटलाइज भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं इज नंबर, इज टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है? इज स्मॉलर भी हो सकता है, इज न्यूमेरिकल भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। तो इसका मतलब स्ट्रिंग एक क्लास बन सकता है ना? स्ट्रिंग एक क्लास बन सकता है और उसके अंदर स्ट्रिंग नाम का फंक्शन भी क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि सर अपर नाम की क्लास बना दीजिए, तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो बेवकूफी वाली, कि भाई अपर के अंदर और क्या हो सकता है? भैया कुछ नहीं हो सकता, अपर एक क्लास कभी बन ही नहीं सकती, अपर तो सिर्फ फंक्शन ही बनेगा ना। ये बात समझ गए मेरी, कि अपर क्या बनेगा? सिर्फ एक फंक्शन बनेगा, क्लास तो बन ही नहीं सकता। आई थिंक अब आपको पता है कि रिलेट करिए चीज को और वो क्लास के अंदर जाएगा या नहीं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहां पे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने स्टूडेंट नाम का फंक्शन क्रिएट किया, जी, यहां पे मैंने स्टूडेंट नाम का क्लास क्रिएट किया और स्टूडेंट नाम की क्लास में मैंने इनिट फंक्शन इसलिए बनाया क्योंकि इसका इनिशियल फंक्शन यही बनता है। पाइथन कहता है कि जब भी आप कोई क्लास क्रिएट करें उसके अंदर एक फंक्शन तो पहले से बना दें और वो है इनिट। इनिट क्यों बना दे भाई? इसका क्या रीजन है कि इनिट पहला फंक्शन बनाना है? इसका रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को भी एज अ फंक्शन आप यूज कर सकें। अच्छा सर, ये बात है, ओहो, जी हां यही बात है। यानी जब क्लास का नाम स्ट्रिंग बनाया होगा तो आपने डेफ में स्ट्रिंग नाम का फंक्शन नहीं क्रिएट किया होगा दोस्तों। जी हां, मैं यही बोलना चाह रहा हूं आपसे कि जब आपने क्लास स्ट्रिंग बनाई होगी तो आपने डेफ स्ट्रिंग नहीं किया होगा, यानी फंक्शन नहीं बनाया होगा स्ट्रिंग नाम से। तो सर ये फंक्शन कैसे बन गया? फंक्शन बना इनिट से। जी हां, इनिट ने एक्चुअली कह सकते हैं कि इस स्टूडेंट का नाम इसको अलॉट हो गया। जी हां, ये जो स्टूडेंट नाम है ना, ये इनिट को अलॉट हो जाता है, इनिशियलाइजर इसीलिए बोला जाता है। समझ गए मेरी बात? शायद ये बात कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, और इस बात को गहराई से समझ लिया आप लोगों ने। अब देखिए दोस्तों,
ये स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर भी हो रहा है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर ये क्लास दिख रही है आपको, लेकिन स्ट्रिंग फंक्शन जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ स्ट्रिंग फंक्शन, तो स्ट्रिंग फंक्शन एक क्लास ही है, लेकिन स्ट्रिंग फंक्शन नाम का कोई भी फंक्शन नहीं मिलेगा आपको। ढूंढ लीजिए, देखिए कहीं पर भी स्ट्रिंग फंक्शन नाम का कोई फंक्शन मिल रहा है क्या आप लोगों को? देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज स्ट्रिंग फंक्शन का नाम यहां पे दिया ही नहीं भाई, और स्ट्रिंग फंक्शन का नाम नहीं दिया तो स्ट्रिंग फंक्शन को कैसे यूज कर लिया आपने फंक्शन की तरह? भैया सिर्फ एक ही चीज से यूज कर पाए आप इसको, ऐसे, वो इनिट से, क्योंकि इसमें आपने कहीं ना कहीं इनिट बताया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके अंदर आपने इनिट बताया है। ये देखिए, दिख रहा है आपको इनिट, और ये जो इनिट है यही है आपका स्ट्रिंग फंक्शन। जी हां, इनिट ले लेता है स्ट्रिंग फंक्शन को। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि इनिट क्या कर रहा है। इनिट आपके मेन क्लास को ही फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, यानी मेन क्लास स्टूडेंट थी और स्टूडेंट के अंदर इनिट कोई क्लास नहीं है। इनिट क्या करता है, आपकी क्लास को ही फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। जी हां, मैं यही बोलना चाह रहा हूं, कन्वर्ट कर देता है जी आपके मेन क्लास को भाई फंक्शन में। ठीक है, फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, और ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि भाई हमें पता है कि स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग नाम का एक क्लास होना चाहिए तो स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन भी मुझे चाहिए। इंट नाम का एक क्लास है तो इंट नाम का मुझे फंक्शन भी चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो इंट नाम की क्लास भी है और इंट नाम का फंक्शन भी है, बट इंट नाम का अलग से फंक्शन नहीं है, इनिट ने ही इंट को फंक्शन बना दिया है। अब आप समझ गए, अब आपको इससे ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत नहीं होगी। आप समझ गए आप लोग? चलिए अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने क्या लिखा है, इस फंक्शन के अंदर सबसे पहला वेरिएबल लिखा है, मतलब पैरामीटर, क्योंकि आपने बोला था आपकी क्लास को किस चीज की जरूरत है, आपकी क्लास को सबसे पहले पैरामीटर्स की जरूरत है, यानी आपकी क्लास को आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत है, और आर्ग्यूमेंट के बिना आप अपनी क्लास को, और ठीक है सीधी सी बात है आपके फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी ट्रिक है। सिंपल सी ट्रिक ये है कि जो ये सेल्फ है ना, आप देख रहे हैं सेल्फ, तो सेल्फ क्या है? सेल्फ ये है कि भैया आप खुद को कॉल कर रहे हैं। जी हां, खुद को कॉल कर रहे हैं, मतलब क्या? देखिए जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं ना, तो फंक्शन बनाते समय आपको सेल्फ लिखना बहुत जरूरी होता है। क्यों लिखना होता है? बहुत सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं। सेल्फ लिखना इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि आप इस चीज से, मतलब इस फंक्शन की मदद से आप इस क्लास को कॉल कर देते हैं। तो ये बात है कि सेल्फ लिखना जरूरी हो जाता है, बिकॉज आप इनिशियल स्टेज पर सेल्फ से अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप हर स्टेज पर जितने भी फंक्शंस बनाएंगे, उन सभी फंक्शंस के अंदर आप पहला पैरामीटर, पहला आर्ग्यूमेंट सेल्फ तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि हर फंक्शन को पहले खुद को कॉल करवाना जरूरी है। बिना खुद को कॉल करवाए वो क्लास को कॉल नहीं करवा सकता। जी हां, क्योंकि ये फंक्शन क्लास के अंदर बना है तो इसे खुद को तो कॉल करवाना पड़ेगा। हम क्लास को कॉल करते हैं और क्लास इसको कॉल करता है। तो भैया सीधी सी बात है, आप देखेंगे जब भी मैंने नीचे कॉल किया है तो मैंने क्लास को कॉल किया है, मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। आप देख रहे हैं नीचे मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है, मैंने किस चीज को कॉल किया है? आई विल कॉल द क्लास फर्स्ट। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्लास को कॉल करता हूं, मैं चाहता हूं कि क्लास खुद को भी कॉल करे। ठीक है, इसका मतलब क्लास के अंदर का डेटा भी कॉल हो जाए। तो भैया ये क्या करता है? ये खुद को भी कॉल करना शुरू कर देता है, क्योंकि मैंने कहीं पर भी, अगर आप लोगों ने पाइथन पढ़ा है और पाइथन के अंदर पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने क्या किया था, क्लास को, जो आपके फंक्शन थे उन्हें डायरेक्टली कॉल करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि वो फंक्शन किसी क्लास के अंदर डिफाइन नहीं थे। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर आप डायरेक्ट बनाते हो बिना क्लास के तो वो डायरेक्ट कॉल किया जाता है, उसमें सेल्फ की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई फंक्शन आप क्लास के अंदर बनाते हो तो इसको सेल्फ कॉल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये फंक्शन सेल्फ कॉल होगा तभी ये पूरे के पूरे वेरिएबल्स को कॉल कर पाएगा, यानी चला पाएगा सारे पैरामीटर्स को। क्योंकि एक्चुअली हमें पता है कि जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल, किसी क्लास को कॉल करते हैं तो हम क्लास के साथ साथ किसी फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे। इसलिए हमें करना क्या होता है भैया, हर फंक्शन के अंदर सेल्फ लिख देना होता है। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो पहला आर्ग्यूमेंट तो आप फिक्स कर लीजिए, जब भी आप क्लास बनाएंगे ऊप्स के अंदर, तो ऊप्स के अंदर कोई भी फंक्शन आप प्रिपेयर करेंगे उसके अंदर सेल्फ लिख ही देंगे। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, और अब बात करते हैं फुल नेम की। तो दोस्तों फुल नेम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपने दो पैरामीटर दे दिए। पहला पैरामीटर आपने दे दिया कि भैया फुल नेम है, दूसरा पैरामीटर आपने दे दिया ग्रेड है। ठीक है, तो दो पैरामीटर्स आपने इसके अंदर बता दिए कि भैया अब आप इसमें मेरे को दो पैरामीटर बताइए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब ये दो पैरामीटर क्या है? These two parameters are the methods, जो मैं बता रहा हूं कि भैया मेरे ये सारे के सारे मेथड्स हैं जो मुझे अपने फंक्शन में यूजर से चाहिए।
दैट्स वेरी सिंपल। ओके, नाउ लेट्स सी, अब ये फंक्शन के अंदर जो मेथड्स है ये मुझे यूजर से चाहिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये काम करना है कि भैया जो भी आपने सेल्फ लिखा था उस सेल्फ के अंदर आप कौन सा पैरामीटर कॉल करना चाहते हैं। भैया सेल्फ के अंदर सबसे पहले आप नेम नाम का वेरिएबल जो कि आप यूजर से मांगेंगे। भाई यूजर को ना हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी यूजर को इतना बड़ा वेरिएबल ना दीजिए। मतलब आर्ग्यूमेंट की बात करूंगा, आर्ग्यूमेंट इतने बड़े नहीं देने हैं यूजर को। यूजर को मैंने आर्ग्यूमेंट दिया कि भैया तू एक काम कर, तू नेम बता। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। हां, मैंने अपनी क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाया है, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट का नाम मैं कुछ भी लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूजर को मैंने बोला कि भैया यूजर तू नाम बता, ताकि उसे बहुत सिंपल तरीके से समझ में आए कि पूछना क्या चाहता है भैया मेरा फंक्शन, ठीक है। तो मैंने यूजर से पूछा भैया तू नाम बता, जिसको मैं बुलाता हूं फंक्शन के अंदर फुल नेम। तो मैंने बोला भैया फुल नेम मैं बुलाता हूं फंक्शन के अंदर, तू मुझे सबसे पहले एक काम कर, नेम दे दे और सेल्फ दियो, ठीक है, क्योंकि मैंने सेल्फ को कॉल किया है और सेल्फ के अंदर से सबसे पहले मुझे क्या दे दे, नेम दे दे। क्योंकि सेल्फ मतलब वो फंक्शन को कॉल किया, तो सेल्फ का तू नाम दे दे। अगर तू नाम देगा तो वो इस नाम की तरह मैं स्टोर कर लूंगा, यानी जो भी नाम तू यहां पर देगा, सिंपल सी बात समझिए दोस्तों, यहां पर जो भी नाम तू डालेगा वो नाम मैं फुल नेम में स्टोर कर लूंगा, और फुल नेम में स्टोर करके मैं यहां स्टोर कर लूंगा, यहां पे स्टोर करके मैं इसे स्टूडेंट को दे दूंगा। दैट्स वेरी सिंपल। तो तेरा जो आंसर है तुझे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी तेरे को, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, तू नाम डाल, नाम डालेगा उसे मैं फुल नेम में डाल दूंगा, फुल नेम वाला चीज इसमें जाएगा, इसमें जाने के बाद वो स्टूडेंट में जाएगा, और क्योंकि जैसे ही क्लास कॉल होगी ऑटोमेटिकली तेरा फंक्शन चल जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। चलिए, इसी तरीके से मैंने बोला कि भैया मैंने क्लास के अंदर फंक्शन जब बनाया तो उसे ग्रेड क्लास दिया, और मैं बोल रहा हूं कि तू ग्रेड दे, ठीक है। तो यूजर से जब मैंने मांगा तो बोला भाई ये ग्रेड दे दे तू, और तू ग्रेड देगा तो मैं उसे ग्रेड क्लास के अंदर डाल दूंगा, और जैसे ही मैं उसे ग्रेड क्लास के अंदर डालूंगा वो स्टूडेंट के अंदर अपने आप चला जाएगा, और जैसे ही स्टूडेंट कॉल होगा ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आई थिंक अब आपको क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, अब ये बात क्लियर है तो अब आप ये कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास स्टूडेंट के अंदर देखिए यहां पर आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा। आप ये देख रहे होंगे कि जब भी आपने पाइथन के अंदर फंक्शन बनाए थे तो पाइथन के अंदर फंक्शन बनाते समय यहीं पर ब्रैकेट देते थे और उसके अंदर अपना आर्गुमेंट लिख देते थे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि आपको मैंने बहुत लंबी चौड़ी कहानी बता दी है ऐसा क्यों नहीं करना पड़ रहा। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये दो वेरिएबल मैं दे दूंगा यूजर के, भैया एक फुल नेम बता तू और एक तू बता यहां पर अपना ग्रेड, ठीक है। तो जैसे ही तू फुल नेम या ग्रेड बताएगा ऑटोमेटिकली तेरा जो प्रोग्राम है वो रन कर जाएगा। तो देखिए प्रोग्राम रन कर गया, बहुत सिंपल ट्रिक है। और अगर मैं आपको ये चेक कराऊं तो देखिए इसके अंदर क्लास का नाम आ रहा है और क्लास के अंदर क्या लिखा आ रहा है भाई, फुल नेम और ग्रेड। क्या इसमें सेल्फ लिखा आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज स्टूडेंट भी एक फंक्शन बन चुका है। समझ गया मेरी बात? स्टूडेंट को भी एक फंक्शन बना दिया है मैंने। क्लियर? आई थिंक ओके। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट वन डॉट नेम और स्टूडेंट वन डॉट ग्रेड। भाई सीधी सी बात है, आपने क्या किया, आपने क्लास को तो कॉल कर लिया, लेकिन क्लास के अंदर से अब आप बताइए ना आप किस चीज को मांग रहे हैं। भाई कहते हैं कि स्टूडेंट वन का नाम बताओ और स्टूडेंट वन का ग्रेड बताओ। दैट्स वेरी सिंपल। और जैसे ही आप ये बताते हैं ऑटोमेटिकली आप एक चीज पाते हैं कि भैया आपका आंसर राहुल और 11 आ गया। इसका मतलब अब आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, स्टूडेंट वन डालो, स्टूडेंट टू डालो, स्टूडेंट थ्री डालो, आर्ग्यूमेंट दीजिए, काम होता रहेगा। सिंपल। ये देखिए यहां पे नीचे चेक करिए, मैंने यहां पर दो आर्ग्यूमेंट डाले हैं। देखिए बहुत सिंपल है, यहां पर दो आर्ग्यूमेंट डाल दिए मैंने, आप चेक करिए। अब मैंने यहां पर स्टूडेंट वन भी डाल दिया है और स्टूडेंट टू भी डाल दिया है। अब स्टूडेंट वन के अंदर मैंने इंफॉर्मेशन अलग डाली है, कॉल उसी को किया है, लेकिन आप देखिए कॉल करते समय मैंने राहुल और 11 लिखा है। लेकिन स्टूडेंट टू की बात करें तो स्टूडेंट टू के अंदर मैंने कॉल करते समय यहां पर अभिनव और 12 लिखा है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने प्रिंट किया स्टूडेंट वन से नाम और स्टूडेंट वन से ग्रेड, तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट विल बी चेंज। वेरी अमेजिंग। आई थिंक अब आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहां तक का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया और वीडियो आपको बहुत अलग लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन दोस्तों अभी ठहरिए, इस वीडियो को अभी मैं और पार्ट में बनाने वाला हूं, बिकॉज ये वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है अभी तक। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह का कंटेंट शायद ही आपको यूट्यूब पर कोई देने वाला है और इतनी डीप एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये कंटेंट दोबारा नहीं मिल सकता। और मैंने शायद ये पहली बार में ही बहुत ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दिया है, और मेरे को नहीं लगता अब इसमें कुछ बचा है जो आप नहीं जानते होंगे, है ना। और अब इसे सीखना इतना ज्यादा इजी है। क्लियर? तो अभी इस कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ बचा हुआ है, तो मैं आने वाली वीडियोस में बात जरूर करूंगा। पर फिलहाल यहां तक की वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तो जब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए द कोडर अभी।